Hello students, today we are going to start our most important chapter जिसका नेम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो बेटे जो फ्रिक्शन है इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप खेलते हो, बॉल के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो बॉल अब कैसे रोल करके जा रही थी, ऐसे रोल करके आपके सामने वो बॉल जा रही है। तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद ना वो बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। किसी ने उसको नहीं रोका है, कोई भी वहां पे है नहीं था जिसने उसको रोका, लेकिन फिर भी वो बॉल जो है वो रुक गई। भाई उसको किसने रोका, क्या हुआ, कौन सा मैजिक उस पे चला कि वो बॉल रुक गई। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हम इसी चैप्टर में ढूंढेंगे। तो बेटा जो फ्रिक्शन है वो क्या है, उस बॉल के ऊपर लग रही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ से आई भाई, वहां तो आपको नहीं दिख रही थी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है आपको दिखेगी नहीं, ये आपको सिर्फ फील होगी। ऐसे ही कई बार आप अपने जो हैंड्स है इनको अगर आप ऐसे रब करो, आप अपने हैंड्स को रब करो, तो आप देखोगे कि आप जब हैंड्स को रब करते हो तो आपको हैंड्स के अंदर हीट जनरेशन फील होती है, कि आपके हैंड्स के अंदर रबिंग से ना हीट जनरेट हो रही है। वो क्यों हो रही है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन है क्या जिसने वो बॉल को स्टॉप किया, जब वो फ्रिक्शन जिससे ये हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे हैंड्स के अंदर। तो बेटा फ्रिक्शन जो होती है ये एक फोर्स है। ठीक है, आप फोर्स के चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये आपको कब देखने को मिलेगी, जब टू सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। तो जो फ्रिक्शन है होता क्या है, ये आपको समझ आ गया कि ये एक फोर्स है। फ्रिक्शन एक फोर्स है विच अपोजेस, फोर्स विच अपोजेस, वो क्या करती है, ये फोर्स करती क्या है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्लियर, द रिलेटिव मोशन। तो जो हमारे पास फ्रिक्शन है ये रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, कोई बहुत हैवी सा बॉक्स, आप इसको इधर को मूव करें, इधर से आपने इसके ऊपर ऐसे धक्का लगाया तो ये बॉक्स इधर को मूव कर रहा है, इधर को इसका मोशन है मीन्स। तो जो फ्रिक्शन है ये एक्ट करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर हम फ्रिक्शन के बारे में और देखें तो क्या है, एक तो आपको पता चल गया कि जो फ्रिक्शन है वो किसी भी बॉडी का जो रिलेटिव मोशन है उसको ये अपोज करती है, उसको रोकती है कि भाई ये मोशन हमने होने नहीं देना। क्लियर है, तो वो कोशिश करती है कि वो मोशन को रोकने की कोशिश करती है। ऐसे जैसे वो बॉल रोल करके जा रही थी, वो बॉल जो है वो मोशन में है, ठीक है, उस बॉल को वो कोशिश कर रही है कि मैं रोकूं, उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, जो आपके ग्राउंड, ये वाला जो ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर वो बॉल जो है वो रोल करते हुए जा रही है आगे आगे। तो ये ग्राउंड जो है ना इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ऊपर और दोनों की जो सरफेसेस हैं इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये बॉल रुक जाती है, और मोशन तो बॉल का इस साइड को है और फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर मोशन राइट साइड पे है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा, अगर हमारे पास मोशन लेफ्ट साइड पे है तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा। क्लियर है, मींस अपोजिट चलेगा। तो बच्चे हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है आपको स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है आगे आगे स्कूल छोड़ने के लिए, आप गाड़ी के अंदर आराम से बैठे एक साइड पे। तो आपकी गाड़ी जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड मोशन में है, आप तो नहीं हो ना मोशन में, आप रेस्ट पे हो, आप तो रेस्ट पे हो, आपको अंदर आराम से बैठे हो आप तो ऐसे करके, बिल्कुल आप हिलजुल नहीं रहे। जैसे कोई खड्डा था फिर तो आपको झटके लगते हैं, लेकिन अगर आराम से आपकी कार एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो आप आराम से बैठे, आपको कुछ नहीं लगता कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, आप ऐसे रेस्ट पे बैठे होते हो, कार में पड़े आराम से सो भी जाते हो, है ना, कोई टेंशन नहीं होती आपको। तो अगर आप मोशन में होगे तो क्या आप सो सकोगे, ऐसे भागते भागते कैसे हम सो लेंगे, इज इट नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल ना। आप कार में बैठते हो आराम से सो जाते हो, लेट जाते हो, ट्रेन में आराम से लेट जाते हो, क्या भागते भागते लेट सकते हैं क्या, नहीं। तो भाई ट्रेन मोशन में है जहाँ आपकी कार मोशन में है, ठीक है, अगर तो यही चीज होती है रिलेटिव मोशन। मींस दो सरफेसेस जो हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग अगर हम उनको देखें तो वो जिस अगर एक दूसरे के अकॉर्डिंग अगर हम उनको देखें, जैसे ग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर हम कार को देखें
तो वो मोशन में है, ठीक है। अगर आपको देखे तो आप क्या हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। तो ऐसे होता है रिलेटिव मोशन। तो आप अगर आपके हैंड्स को हम देखें, अगर ये हैंड्स दोनों ही ऐसे मूव करें तो ये रिलेटिव मोशन ही है। एक ऐसे है, तो अगर आपका हैंड ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है, एक हैंड दूसरे के कंपैरिजन अगर ऐसे जा रहा है तो ये एक रिलेटिव मोशन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये मोशन कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड तो वही है, आप आगे आगे जा रहे हो, ऐसे रोड तो वही है, कार आगे आगे जा रही है। अगर ऐसे ऐसे आप जा रहे हो, जैसे कि कार जा रही है, कार में आप बैठे आप भी आगे आगे जा रहे हो, तो आप यू आर नॉट इन द मोशन, ठीक है, यू आर नॉट इन द मोशन, यू आर एट द रेस्ट। समझ रही हो ना इस चीज को। तो ग्राउंड है, ये आपकी सड़क है, मान लीजिए मेरा हैंड है, इसके ऊपर सड़क है, ये सड़क के ऊपर ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी ऐसे रोल करते जा रही है, तो ग्राउंड तो वही है, ठीक है। तो गाड़ी आगे जा रही है मीन्स वो इन द रिलेटिव मोशन है। अगर कार और आपको देखे, ठीक है, कार के अंदर आप बैठे हो, कार मोशन में है, आप भी साथ ही जा रहे हो ना कार के, तो दोनों ही चीजें ऐसे एक ही सिमिलर मोशन में हो। जैसे ये हैंड्स, ये एक कार है, एक आप हो, तो वो ऐसे इकट्ठे ही जा रहे हैं, आप भी वैसे वैसे आगे जा रहे हो, वैसे वैसे कार आगे जा रही है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। अगर सड़क के कंपैरिजन देखें, सड़क के कंपैरिजन आपकी गाड़ी तो मोशन में है, बट यू आर नॉट इन द मोशन, आप तो रेस्ट पे बैठे हो, आराम से गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जब होगा ना तब फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो गाड़ी के ऊपर तो फ्रिक्शन लग रहा है, आपके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बच्चे, बिकॉज यू आर एट द रेस्ट। तो ये था हमारे पास रिलेटिव मोशन। चीजों का रिलेटिव मोशन में होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि आप दोनों ही मूव कर रहे हो, कार भी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है, आपको भी लग रहा है कि आप मूव करते जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कार में बैठे हो, लेकिन आप पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा क्योंकि यू आर नॉट इन द रिलेटिव मोशन। आप रिलेटिव मोशन में नहीं हो। रिलेटिव मोशन होता है कि दूसरी सरफेस के अकॉर्डिंग अगर वो चीज जो है मोशन कर रही है तो वो एक रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज आपको रिलेटिव मोशन में ही देखने को मिलेगा। तो दूसरी बात है कि जो फ्रिक्शन है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। और तीसरी बात क्या है, इट कम इन टू प्ले, इट कम्स इनटू प्ले। ये कब आपको देखने को मिलेगी, when two surfaces are in contact with each other। अगर दो surfaces कांटेक्ट में तब आपको देखने को मिलेगा, और ये अपोजिट होता है और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो भाई ये तो पता चल गया कि फ्रिक्शन होता है। तो ये इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्यों जो फ्रिक्शन लग रहा है, क्यों फ्रिक्शन चीजों को मोशन को रोकता है, ऐसा होता क्या है इन दो सरफेसेस के बीच में, है क्या चीज कि वो चलती चलती चीजें रुक जाती हैं। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, ऐसा क्या है वहां पे कि भाई मोशन रुक जाता है, चलती चलती बॉल अपने आप रुक गई, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ। तो व्हाट इज द रीजन, हमने रीजन देखना है भाई, साइंस है तो रीजन तो देखना पड़ेगा, कॉज क्या है। तो भाई अगर आपको कोई भी सरफेस देखते हो, आप कोई भी सरफेस, सड़क दिख रही है, ठीक है, कोई भी चीज है, जहाँ आप टेबल पे आप अपनी बुक रखो, टेबल है उसके ऊपर बुक रखी हुई है, हम बुक को ऐसे धक्का देंगे, ठीक है, मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऊपर ये चौक है, तो मैंने इसको धक्का दे दिया, तो ये इसके ऊपर मोशन किया इसने, है ना। तो देखने को तो ये चौक बहुत स्मूथ लग रहा है, ये हैंड भी मेरा बड़ा स्मूथ लग रहा है। तो भाई लेकिन बेटे कोई भी जो सरफेस होती है ना, इनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है। अगर हम किसी भी सरफेस को अंडर माइक्रोस्कोप देखें, अगर कोई भी सरफेस उठा लो, कोई भी चीज उठा लो आप, जैसे कोई प्लेन पेपर ही क्यों ना हो, कोई भी चीज, ठीक है, ऐसे आपको प्लेन दिखने वाली चीज हो, उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप देखो तो आपको वो सरफेस ऐसे ऐसे दिखेगी, उसमें कुछ पीक्स वैलीज होती हैं, कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे दिखती हैं वो चीजें। ऐसे दो सरफेसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे टेबल, इसके ऊपर एक बुक है, तो हम इन दोनों, ये बुक की सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है, बुक की सरफेस भी ऐसी ऐसी है क्योंकि हर एक सरफेस के अंदर क्या होती हैं, पीक्स एंड वैलीज।
हर एक सरफेस के अंदर पीक्स वैल्यू होती है, चाहे वो सरफेस क्यों स्मूथ ना हो। बहुत ज़्यादा स्मूथ चाहे आपके पास सरफेस है, उसमें भी पीक्स वैल्यू होंगी, छोटी बड़ी होंगी। अगर बहुत रफ सरफेस है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी पीक्स वैल्यू होंगी। ठीक है, ये मान लीजिए बहुत रफ सरफेस है, इसमें बड़ी बड़ी आपके पास पीक्स वैल्यू होंगी। ये कोई स्मूथ सरफेस है, इसमें पीक्स वैल्यू थोड़ी छोटी होंगी, बस ये डिफरेंस है। लेकिन हर एक सरफेस के बीच में वो बिल्कुल स्मूथ दिखने वाली चीजें भी स्मूथ नहीं होती हैं, उनके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। तो इन इरेगुलरिटीज की वजह से ही जो फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। ये आप मान लीजिए कोई सरफेस है, ऐसे सरफेस ऐसे आपको ये स्मूथ नजर आ रही है, इधर से ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसे आपको स्मूथ दिख रही है, आपको कोई इसके अंदर इरेगुलरिटीज नहीं नजर आ रही। लेकिन जैसे ही हमने इसको अंडर माइक्रोस्कोप रखा तो हमें वो ऐसी दिखने लगी, ऊपर नीचे ये पीक्स वैल्यू मान लीजिए, इसकी पीक्स एंड वैलीज। तो इसके ऊपर एक दूसरी चीज भी मूव करती जा रही है, तो ये दूसरी चीज की पीक्स वैल्यू है। तो भाई जैसे ही ये एक दूसरे पे मूव करेंगी ना, तो वो पीक्स वैली एक दूसरे में फंस जाती हैं, और इनका देखो भाई मोशन बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये अपने आप स्टॉप भी हो जाएगा इसका। ऐसे ही मान लीजिए ये बॉल का सरफेस है, बॉल के सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज होंगी, ये ग्राउंड की सरफेस है। तो जैसे बॉल रोल करते जा रही है, वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में ऐसे फंस जाती हैं, जिस वजह से वो मोशन रुक जाता है। तो भाई ये डिपेंड करता है सरफेस कैसी है। जितना रफ सरफेस होगा, ठीक है, उतनी इरेगुलरिटीज उसमें बहुत ज्यादा होंगी, और उसके ऊपर मोशन जो है देखने को बहुत कम मिलेगा। जैसे कि अगर बहुत मडी सा रोड है, बहुत गारा है, चीकड़ है, उसके अंदर आप चलते जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं। बहुत स्मूथ प्लेन सरफेस है, जैसे आपके घरों में मार्बल लगे हैं, तो उस पर आप इजीली चलते हो, फिसल भी जाते हैं हम, है ना, स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज कम होती है, मोशन जो है इजी होता है वहाँ पे। लेकिन इट डिपेंड अपॉन द इरेगुलरिटीज, मीन्स हर एक सरफेस में इरेगुलरिटी होती है बेटा। हर एक सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखना पड़ेगा, वैसे नहीं नजर आएंगी आपको। कोई रफ सरफेस है उसमें नहीं नजर आएंगी। अदरवाइज जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें भी इरेगुलरिटी है, देखने को तो कितना स्मूथ लग रहा है, मेरा हैंड इस पे इजीली स्लिप कर रहा है, लेकिन इसमें भी इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। जिस वजह से ही तो लीक हो रहा है, यहाँ पे जिस वजह से लीक हो रहा है, क्यों लीक हो रहा है ये भी मैं बता दूंगी आपको भी। ये चौक से हम क्यों इस पे लीक हो रहे हैं। अगर आपने कभी फील किया हो, कई बार ना हमारा पेपर होता है, उस पर कई बार ऑयल लग जाता है, तो पेन से जब लिखने की कोशिश करते हैं तो चलता नहीं, पेन दिखता ही नहीं है, अभी आप कुछ लिख रहे, स्लिप करता रहता है, लिख नहीं पाते हम। तो लिखने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। मीन्स हर एक सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती है, इन इरेगुलरिटीज की वजह से ही जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। इस जैसे कि ये चीज इधर को मूव कर रही थी, लेकिन इरेगुलरिटीज की वजह से वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, और ये क्या हो जाता है, मोशन रुक जाता है। जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी, उतना ज्यादा मोशन जो है डिफिकल्ट होगा। और दूसरी बात, और ये चीजें कितनी हार्डली प्रेस हैं, जितना हैवी मटेरियल होगा, बहुत भारी बॉक्स है भाई, उसको आप मोशन में लेके आना चाहो तो बड़ा फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि भाई वो सरफेस पे इतना प्रेस हो जाता है कि उनकी इरेगुलरिटीज इतनी प्रेस हो जाती है ना, एक दूसरे में, हैवी था, उसने पूरा उसको प्रेस कर दिया अंदर को, वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इतनी ज्यादा टाइटली इंटरलॉकिंग हो चुकी है ना, कि उस बॉक्स को मूव करना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो रीजन आपको पता चल गया, रीजन है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, ठीक है। इरेगुलरिटी कम ज्यादा हो सकती है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। मीन्स कॉज क्या है, रीजन क्या था फ्रिक्शन का, रीजन है इरेगुलरिटी, क्लियर। और इंटरलॉकिंग, और वो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिस वजह से फ्रिक्शन लगता है। बच्चों आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, किस चीज़ों से जो है फ्रिक्शन इफेक्ट होती है। सबसे पहले होता है नेचर ऑफ द सरफेस। यस, आपके पास दो टाइप का सरफेस होता है, एक होता है बेटा स्मूथ सरफेस, दूसरा होता है रफ सरफेस, क्लियर।
जो आपका स्मूथ सरफेस है उसमें इरेगुलरिटी कम होती है और उसके ऊपर फ्रिक्शन भी कम होता है। स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन, क्लियर। रफ सरफेस होगा, इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी, पीक्स वैली बहुत बड़ी बड़ी होंगी, यहाँ पे पीक्स वैली छोटी होंगी, जिस वजह से लेस फ्रिक्शन है। यहाँ पे होगा मोर फ्रिक्शन, क्लियर। इट मीन्स फ्रिक्शन जो है ये सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, हाउ हार्ड द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड, वो एक दूसरे पे ऐसे कांटेक्ट में है सरफेस, लेकिन वो एक दूसरे में कितनी ज्यादा हार्डली प्रेस हुई है, ठीक है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। हाउ हार्ड इज प्रेसिंग, हाउ हार्ड इज प्रेसिंग, और इसको हम इंटरलॉकिंग बोल सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग है। जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। मोर इंटरलॉकिंग, मोर हार्ड टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड देन मोर फ्रिक्शन। अगर बहुत ज्यादा प्रेस नहीं हुई है, जैसे कई बार क्या होता है हमारे हैंड से, ठीक है, कोई स्लिप करती है चीज, तो हम उसको ना ऐसे टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं कि वो स्लिप ना करे। मींस हम उसको हार्डली प्रेस करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ऐसे जोर से पकड़ते हैं ना। जैसे कई बार आपके हाथ से कोई चीज स्लिप हो रही है, ये आप देखे होंगे फैक्ट, आपके डे बाय डे आप देखते हुए चीजें, जैसे स्लिप होती है जब चीज, तो हम उसको बहुत टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं। मींस हम चाहते हैं कि वो स्लिप ना हो। तो मींस टाइटली पकड़ने से क्या होता है बच्चे, वो जो पीक्स वैली है एक दूसरे में फिट हो जाएंगी टाइटली, तो स्लिप नहीं होंगी चीजें, ठीक है ना। तो ये होता है आपके पास फैक्टर्स, मेन जो फैक्टर है हमारे पास, तो वो है, ये एक है सरफेस, दूसरा है इंटरलॉकिंग। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास टॉपिक टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की भी क्या कोई टाइप होती है? यस, हमारे पास फ्रिक्शन की भी टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी फ्रिक्शन है हमारे पास। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हमारे पास बेटे जो फ्रिक्शन है, सबसे पहले है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसके बाद है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या है भाई तीनों? चलें, मान लीजिए आपके पास एक बहुत हैवी बॉक्स है, बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, और उस बॉक्स को आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। फोर्स लगाई, मूव नहीं किया। मान लीजिए ये सरफेस पे एक बहुत हैवी बॉक्स पड़ा है, इस पे मैं लिख भी देती हूँ कि बहुत हैवी बॉक्स है, बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स है, ठीक है। आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई, मान लीजिए आपने इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाई, लेकिन ये बिल्कुल हिला नहीं, वहीं पड़ा है अभी तक, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगाई, फिर भी ये हिला नहीं। आप फोर्स लगाते जा रहे हो लेकिन वो मोशन नहीं कर रहा, लगाते जा रहे हो। आप उसको मोशन में लेके आने की कोशिश करें कि वो वहां से, हमने मान लीजिए यहाँ से इसको बी पॉइंट पे लेके आना है यहाँ, तो आप चाहते हो कि मैं इसको ऐसे धक्का मारूं, वहां तक लेके जाना है हमने इसे, तो हिले तो सही ना अपनी जगह से, तभी जाएगा। आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, बट वो बॉक्स वहां से हिल नहीं रहा। लेकिन आपने फिर बहुत ज्यादा जोर लगाया भाई, आपने पूरी ताकत लगा दी अपनी भी, भाई आज तो मैंने इस बॉक्स को ना करने का ना, यहाँ से हिलाने है पूरी। जब ताकत लगाई तो आपका ये बॉक्स मोशन में आ गया, मोशन में आ ही गया, तो वो वहां से हिल गया, क्लियर है। तो भाई ऐसा हुआ क्यों? वो बॉक्स जब आप उस पे फोर्स लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, जब आप उस पे बेटा 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन उस पे लग रहा था 200 न्यूटन, जिस वजह से नेट फ्रिक्शन जीरो था, मीन्स नेट रिजल्ट जीरो था, जिस वजह से वो मोशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आपने लगाया उस पे 400 न्यूटन, तो नीचे फ्रिक्शन भी 400 न्यूटन लगा, फिर हमारे पास अभी जीरो ही है, तो कोई हिल जुल नहीं हो रही है। जैसे हमने थोड़ा फोर्स इंक्रीज किया, मान लीजिए आपने 405 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स मूव कर गया, तो मीन्स तो अब इस फ्रिक्शन की बस हो गया कि भाई अब मैं और फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, वो हार गया कि बस करो। देखो बेटा, ये वाली फ्रिक्शन जो है ये होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब मिलती है आपको, कब देखने को मिलती है? जब आप किसी चीज पे फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन वो चीज मूव नहीं कर रही है, ठीक है। एक तो है कोई चीज पड़ी है, अभी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ऐसे आपके सामने कोई बॉक्स पड़ा है, अभी आप बहुत दूर खड़े हो, वो रेस्ट पे है, तो अब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कब आपको देखने को मिलती है? जब चीज मोशन में जाने की कोशिश करता है,
ठीक है। ये आप कई बच्चे सोचते हैं कि जो स्टैटिक मोशन है ये तब होता है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट अ मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये क्या होता है, जब मान लीजिए आप किसी भी बॉक्स पे या किसी हैवी चीज को मूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, वो मोशन नहीं कर रहा, उस टाइम पे उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मान लीजिए आप ऐसे, आपके सामने एक बॉक्स पड़ा है, अभी आप बहुत दूर हो, अभी आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, अब आप सोच रहे हो, अभी आप सोच रहे हो कि भाई इसको कैसे वहां तक लेके जाना, अभी आप सोच रहे हो, क्या उस टाइम उसमें कोई फ्रिक्शन है? नो। जब कोई भी चीज रेस्ट पे पड़ी है, अभी हम उसको फोर्स नहीं लगा रहे, अभी हमने उसके ऊपर उसको कोई मोशन में लेके आने की कोशिश नहीं की, उस टाइम पे उस पे बेटा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है। फ्रिक्शन कब देखने को मिलेगा, जब कोई भी चीज क्या करे, मोशन करने की कोशिश करे। जब मोशन होगा तभी उसका अपोजिट हमें मिलेगा ना, तभी आपको फ्रिक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही फोर्स लगाने की कोशिश करते हो तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वहां पे क्रिएट होती है, अपने आप आ जाती है, ये मैजिकल चीज। तो जितना आप इधर से फोर्स लगाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। मान लीजिए पहले आपने 100 न्यूटन लगाया, उधर से भी 100 न्यूटन लगी फ्रिक्शन, फिर आपने इधर से फिर 200 न्यूटन फोर्स लगाई, उधर से भी उतनी ही फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, तो वो जीरो हो रही है। फिर आपने 300 लगाई, उधर से भी 300 लगी फ्रिक्शन, फिर जीरो, फिर नहीं बॉक्स हिल रहा। फिर आपने और आपका पूरा जो जोश आपने पूरा लगा दिया जम के, जैसे ही हमने उसके ऊपर 405 न्यूटन लगाया तो वो बॉक्स हिल गया, मींस वो फ्रिक्शन है क्या भैया, भाई बस करो, मेरी तो बस हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन है, हाथ जोड़ दिए कि भाई आप मोशन ही कर लो, अब मैं यहाँ इससे ज्यादा फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मींस ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये तब तक होती है जब तक वो चीज मोशन स्टार्ट नहीं करती। मोशन जैसे स्टार्ट हो गया ना, फिर उसके अंदर एक और न्यू टाइप की फ्रिक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर? मींस मोशन शुरू होने से पहले जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कम्स इनटू प्ले, इट कम्स into play until an object moving, मीन्स जब तक वो मूव नहीं कर रहा उससे पहले का जो फ्रिक्शन उसमें दिख रहा है वो स्टैटिक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ये बॉक्स जो है ये क्या है, मोशन में आ गया, तो ऐसे आपने धक्का दिया, क्या वो वहां तक चल जाएगा? नो, आपको उसको कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे फोर्स लगाते हुए वहां तक लेके जाना पड़ेगा। ये तो नहीं यहाँ से धक्का दिया तो आप कौन से शक्तिमान होगी, आपका बॉक्स उड़ गया, बहुत हैवी है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली इस पे फोर्स लगाते जाना पड़ेगा तो ताकि वो मोशन में रहे और यहाँ तक आ जाए। तो अब ये इसके ऊपर खिंचते जा रहा है, स्लाइड करता हुआ जा रहा है, अब ये बॉक्स आगे स्लाइड करता हुआ जा रहा है सरफेस पे। इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन an object moves on another's object surface। दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेस पे जैसे ही मोशन देखने को मिल रहा है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन दिखेंगी वो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? अगर हम इस बॉक्स के नीचे टायर लगा दें तो इज इट इजी टू मूव? यहाँ पे हमने ऐसे 2 व्हील्स लगा दिए, अब ये आगे चला जाएगा, मींस रोल करता हुआ ये बॉक्स आगे जा रहा है। यहाँ पे हमने व्हील्स लगा दिए तो व्हील्स जो है ऐसे गोल गोल जाते हैं, रोलिंग करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अदर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी या अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब रोल करते हुए जा रहा है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक होती है, उससे कम होती है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। उससे कम जो होती है वो होती है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होती है, उससे कम होती है स्लाइडिंग, उससे कम होती है रोलिंग।
ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और भी फ्रिक्शन है। कभी आप हवा में जैसे कि आप जाते हो, साइकिल चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, या कई बार आप जाते हो मीन स्कूल जाते हो, ठीक है, बाइक पे, तो आपने कभी फील किया होगा, ठीक है, कई बार जब हम बाइक को बहुत तेज चलाते हैं तो आपको लगता है कि हवा जो है आपको पीछे को धक्का दे रही है, फील किया है। जब आप बहुत स्लो होते हो तो फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होता। मीन्स जो एयर है वो भी आपको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है तो साइकिल चलता नहीं है, मोशन हमारा ना अपोज होता है, हम बहुत ज़्यादा वो लगाते हैं, जोर से साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हवा उधर से अपना जोर लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रहे हैं, मीन्स एयर भी आपके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी बोलते हैं बच्चे। मीन्स फ्लूइड्स जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स वो होती है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, जहाँ उसे हम ड्रैग बोलते हैं। फ्लूइड्स में कौन कौन होता है? फ्लूइड्स में एयर आती है और लिक्विड्स आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स गैसेस और लिक्विड आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स दोनों को हम फ्लूइड बोल देते हैं। मीन्स जो आपको फ्रिक्शन बाय एयर मिले या किसी लिक्विड के, जैसे पानी के अंदर आप मूव करते हो, ठीक है, या पानी के अंदर जो फिशेस हैं वो जो मूव करती हैं, ठीक है, फिशेस, तो उनके ऊपर जो बेटा फ्रिक्शन लग रहा है पानी के द्वारा, वो इधर को मूव कर रही है फिश, लेकिन पानी उनको एक फ्रिक्शन दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक फ्लूइड फ्रिक्शन है। ऐसे ही एयर जो है, जैसे आप स्कूटर चलाते हो तो आपको पीछे को अपोज करता है मोशन, ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी पानी में या फिर एयर में तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितनी कम स्पीड है तो कम लगेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर। दूसरा ये डिपेंड करता है हमारे पास, जैसे कि अगर हम देखें फ्लूइड्स लिक्विड्स को, तो विस्कोसिटी पे ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास वो लिक्विड विस्कस है। जैसे कि विस्कस होता है, जैसे आप हनी को देखो, हनी कितना ज़्यादा विस्कस होता है और पानी कितना पतला होता है, एक होता है गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक लगता है हमें, है ना। तो उसके अंदर कोई बॉल, आप उसके अंदर कोई बॉल को आप फेंक के देखो, हनी में बहुत स्लो बॉल मूव करेगी, पानी में एकदम से चली जाएगी। मीन्स पानी में फ्रिक्शन कम है, हनी में फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये विस्कस ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा थिक लगता है, गाढ़ा सा लगता है, विस्कोसिटी हम उसे बोल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ये भी एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन ही है। अब हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है ये एक नेसेसरी इवल है। फ्रिक्शन हमें क्या चाहिए है या नहीं चाहिए, आप क्या डिसाइड करोगे कि फ्रिक्शन जो है बेटा ये हमारे लिए एक नेसेसरी इवल है, मीन्स ये हमें चाहिए भी होता है और ये कुछ नुकसान भी कर देता है। तो ये हमें हेल्प कहाँ पे करता है? ये हमें राइटिंग में हेल्प करता है। कैसे? अगर बेटा ये बोर्ड, इसके ऊपर कोई इरेगुलरिटी ना हो तो ये चौक नहीं चलेगा, क्योंकि ये बोर्ड है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इरेगुलरिटी है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ तो ये चौक इन इरेगुलरिटीज में फंस रहा है, और जिस वजह से यहाँ पे आपको ये जो स्पेलिंग्स है ये नज़र आ रहे हैं। अगर ये बिल्कुल ही स्मूथ हो तो जैसे मैं लिखूंगी तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे चौक आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो इरेगुलरिटी की वजह से ही पेन, पेंसिल, चौक से हम लिखते हैं। दूसरा वॉकिंग में हेल्प करते हो, तो कभी मम्मी पोछा लगाते हैं, ठीक है, पोछा लगाते हैं तो कई बार आप जा रहे हो बड़ी मस्ती से, हेडफोन लगाए हो तो कान में आपको पता नहीं पोछा लग रहा है, तो आप एकदम से स्लिप कर जाते, गिर जाते, फ्रिक्शन लेस हुआ पड़ा है आपका जो फर्श है, कोई फ्रिक्शन नहीं थी। अगर बेटा फ्रिक्शन ना हो ना, आप चल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, गिरते जाओगे, स्लिप हो जाओगे। तो फ्रिक्शन जो है आपको इजीली वॉकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, वॉकिंग में हेल्प करता है और राइटिंग में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बेटा ब्रिक्स, जैसे कि आप एक ब्रिक के ऊपर दूसरा तो स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगी, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। उसके बाद फिक्सिंग नेल, जैसे हम नेल्स को फिक्स करते हैं वॉल्स के अंदर, वो भी स्लिप कर जाएंगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगी। तो उसके बाद टू स्टॉप मोशन, अगर हमने किसी चीज़ को रोकना है, साइकिल को रोकना है, ऐसे आप ब्रेक्स लगा देते हो। ब्रेक्स कैसे वर्क करते हैं? ऐसे टायर होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ये ब्रेक पैड्स लगे होते हैं ना, वो एकदम से टायर के साथ चिपक जाते हैं। टायर के साथ जैसे ही चिपकते हैं तो
वो क्या करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से मोशन रुक जाता है। अगर भाई फ्रिक्शन ही ना होगी, जैसे आपके ब्रेक घस जाते हैं, ब्रेक पैड्स घस जाते हैं, तो साइकिल नहीं ना रुकते, ब्रेक लगाते रहते हो, साइकिल रुकता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, टायर को रोकने वाला कोई है नहीं। तो भाई फ्रिक्शन से ही मोशन स्टॉप हो सकता है, या फिर फ्रिक्शन से ही आपकी कार चलती है आगे आगे। अगर भाई मान लीजिए कोई टायर है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये टायर आगे नहीं जाएगा, वहीं पे ये टायर घूमता रहेगा। जैसे कई बार आप देखते हो कि कई बार हमारी गाड़ी चीकड़ में फंस जाती है, देखा ना, चीकड़ होता है बहुत ज्यादा, मड में फंस जाती है, तो वहीं पे टायर स्लिप करता रहता है, आगे नहीं। मीन्स वो मड ऐसा होता है कि फ्रिक्शन मीन्स इतना स्मूथ हो जाता है वहां पे कि आपका टायर वहां पे स्लिप करता है, ठीक है, आगे मोशन नहीं करता। आपने कभी ये चीजें देखी हो कि फ्रिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फ्रिक्शन से ही ये गाड़ी आगे मूव करती है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ही ना होगी, रोड के ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगा टायर और रोड के अंदर, तो वहीं पे ये टायर घूमता रहेगा, आगे गाड़ी नहीं जाएगी बच्चे। तो ड्राइव एनी व्हीकल, ड्राइव ऑफ व्हीकल के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है, नेसेसरी है। तो चले अब इसका नुकसान भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ईवल कैसे है, ये ईवल कैसे है हमारे लिए, तो ये ड्राइव वाला इधर ही कर लो, फिर हम उधर ईवल वाले लिख लेंगे। ड्राइव ऑफ व्हीकल्स के लिए ये हमें चाहिए होता है। तो ईवल, ये नुकसान भी क्या करता है, यस नुकसान करता है। जैसे हमारे टायर्स होते हैं, ठीक है, शूज होते हैं, नीचे से वो फट जाते हैं ना, वियर टीयर हो जाते हैं, मीन्स फट जाते हैं, घस जाते हैं, वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स एंड शूज। उसके बाद हीट जनरेशन होती है, कैसे, जैसे कोई मशीन्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाती हैं मशीन्स, जिस वजह से उनमें एनर्जी वेस्टेज होती है, उनकी मीन्स एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती है मशीन्स की, ठीक है। तो ये हैं कुछ इवल्स जिस वजह से जो है फ्रिक्शन हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाई इसके फायदे भी बहुत हैं, तो ये एक नेसेसरी इवल है। और अब हम देखें कि कैसे हम जो फ्रिक्शन है ये कम कर सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, या इंक्रीज और रिड्यूस, कम कैसे कर सकते हैं, कम क्यों कैसे करेंगे, स्मूथ कर दो सरफेस, टू मेकिंग सरफेस स्मूथ सरफेस। तो वो स्मूथ कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट को यूज करके, ठीक है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इरेगुलर सरफेस है, इसमें जैसे आप ऑयल ग्रीस लगाओगे, ल्यूब्रिकेंट क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, आप लगाते हो, है ना, पाउडर है, जैसे कैरम बोर्ड पे आप पाउडर स्प्रिंकल करते हो, तो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है एकदम से। जो आप वो होती है छोटी छोटी सी, क्या बोलते हैं आप उसको, वैसे मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, ऐसे आप उसको जब करते हो, खेलते हो, तो वो एकदम से फिर आगे पाउडर की हेल्प से बड़ी मोशन में चली जाती है ना। तो मीन्स इन इरेगुलरिटी के बीच में ना ये ऑयल ग्रीस फंस जाता है और सरफेस को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, मीन्स वो पीक्स वैली को छोटा करने की कोशिश करता है। बीच में फंस जाएंगे ना तो भर जाएंगी पीक्स वैली, तो मीन्स वहां पे जो इरेगुलरिटीज है कम हो जाती हैं ल्यूब्रिकेंट को यूज करने से, ठीक है। एक तो ये तरीका है। और कैसे हम कर सकते हैं डिक्रीज, यूजिंग व्हील्स, हम व्हील्स लगा सकते हैं, क्योंकि व्हील से क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगी, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, हाँ, एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हील्स हम यूज कर सकते हैं, जब बॉल बेयरिंग हम यूज कर सकते हैं, तभी तो टायर वगैरह लगाते हैं ना बैग्स को, ऐसे आपको अगर स्लाइड करके लेके जाना पड़े इट्स डिफिकल्ट, अगर आप टायर लगा लेते हो तो इजी हो जाता है। तो ऐसे हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग सरफेस रफ कर लो सरफेस को, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि भाई जो हमारे टायर्स होते हैं वो स्लिप ना करें, जो हमारे जो शूज होते हैं वो स्लिप ना करें, इनके नीचे ग्रूव्स होते हैं, देखिए कभी स्पाइक्स ग्रूव्स होते हैं हमारे शूज के नीचे, टायर्स के ऊपर ऐसे डिजाइन, आपको लगता है कि वो डिजाइन है, ऐसे से टायर के बीच में कुछ ऐसे से डिजाइन से बने होते हैं ना, वो बेटा वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि सरफेस रफ हो जाए, इंटरलॉकिंग में हेल्प हो, ठीक है। अगर वो घस जाते हैं, जैसे शूज आपके नीचे से बिल्कुल घस जाते हैं तो आप स्लिप करते हो, ठीक है। तो रफनेस जो है वो तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कबड्डी प्लेयर्स को देखा होगा, वो अपने हाथों पे ना ऐसे मिट्टी को ऐसे से करते हैं, ऐसे से मिट्टी को रगड़ लेते हैं, या अपनी बॉडी पे मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई जब उन्होंने पकड़ना है ना किसी को, ताकि उनकी ग्रिप बन जाए, अदरवाइज तो स्लिप हो जाएगा, पसीना आया होता है हाथों में, ठीक है, स्लिप हो जाते हैं वो।
दूसरा बंदा स्लिप हो जाएगा, तो फिर वो अपने हैंड्स में मिट्टी मिट्टी लगाते रहते हैं, फटाफट से मिट्टी उठाई, कबड्डी प्लेयर्स को देखा होगा, ताकि भाई उनकी जो हैंड्स पे रफ हो जाए, ठीक है, रफनेस आ जाए और वो ग्रिप अच्छा बने, ठीक है। ये भी एक रीजन है। ऐसे ही जो प्लेयर्स एथलीट्स होते हैं उनके जो शूज होते हैं, हमने देखा होगा ऐसे नीचे, शूज के नीचे, ये शूज है मान लीजिए कोई शूज, ठीक है, ये थोड़ा सा शूज बना लेते हैं, इसके नीचे ऐसे स्पाइक्स होते हैं, ग्रूव स्पाइक्स, ताकि भाई वो फिसले ना, जब वो भाग रहे हैं उनकी ग्राउंड के साथ ग्रिप, प्रॉपर ग्रिप बन जाए, गिरे मत वो, ठीक है। तो ये कुछ रफनेस आप क्रिएट करो। और हम क्या कर सकते हैं, टू हार्ड इंटरलॉकिंग, हार्डली प्रेस कर दो चीज को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइटली अगर हम पकड़ते हैं किसी चीज को तो वो स्लिप नहीं करती। मींस इंटरलॉकिंग हार्ड कर दो, एकदम कोई चीज रखी उसको ऐसे प्रेस कर दो ताकि वो ग्राउंड से ना प्रॉपर चिपक जाए, ताकि वो स्लिप ना करे। तो हार्ड इंटरलॉकिंग, रफनेस के साथ हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि भाई आपको एयर में एयरक्राफ्ट उड़ाना है, ठीक है, और आपको फिशेस, बोट्स, शिप्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये हमने रन करने हैं पानी के अंदर, तो हम इनको, आप देखो कि बोट्स को हम ऐसे स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बना के, स्ट्रीमलाइन शेप्स देके चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस। मीन्स स्ट्रीमलाइन शेप्स, आपने कभी बर्ड्स को देखा होगा, ठीक है, बर्ड्स को देखो आप, बर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होती है उनकी बॉडी, आगे से वो बिल्कुल तीखे से होते हैं, ठीक है, बर्ड्स पीछे से आप देखो कि कितने, मतलब ऐसे उनकी वो जब फ्लाई करती हैं तो कैसे, मीन्स उनकी जो बॉडी है वो ऐसे, फिशेस अगर आप देखो तो, ठीक है, वो बर्ड तो इतना अच्छा नहीं बना, फिशेस अगर आप देखो तो इनकी बॉडी भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन, तीखी सी होती है आगे से, ठीक है, ताकि इनको फ्रिक्शन जो है कम मिले, ऐसे जो पानी है इसके ऊपर से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन इनको कम मिले। तो बेटा स्ट्रीमलाइन शेप्स देके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रिक्शन। इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, उसके बाद हमने कॉज भी देखा, फैक्टर्स को देखा, इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन, देन कैसे वो हमारे लिए नेसेसरी है, कैसे हमारे लिए इवल है। यही कुछ हमारे पास टॉपिक्स थे रिलेटेड टू फ्रिक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।